अवान साहब, वेलकम टू द शो कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जैसे कि आपने सुना कि हम बात कर रहे थे कि जो बच्चों में फिजियोथेरेपी की भी जरूरत हो सकती है। अच्छा, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि बच्चों को भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है और उनके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, तो उनके हवाले से आप क्या बात करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने अहम टॉपिक पे आज बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। वाकई ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जिस तरह का टाइम आ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने बात की शीरखार बच्चों की, इसके अलावा डिफरेंट एज ग्रुप्स में, तो हम उसी तरह ही बात करते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बाज़ दफ़ा उनको चेस्ट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, समझते हैं कि इन्फेक्शन हो गया ठंड की वजह से, तो उसके लिए चेस्ट फिजियो उनको चाहिए होती है। अच्छा, चेस्ट इन्फेक्शन का इलाज चेस्ट इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन हो गया है, स्पूटम है, बलगम सीने में आ गई है, तो आपने देखा होगा घर में माएं बच्चों को सीने के ऊपर पिछले हिस्से में क्लैप करती हैं, उसे हम परकशन कहते हैं। चेस्ट फिजियो का वो एक सेगमेंट है। अच्छा। इसके अलावा चेस्ट फिजियो के अंदर हम वाइब्रेशन करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सबसे अहम जो चेस्ट फिजियो के अंदर वो पोस्टरल ड्रेनेज यानी कि पोजीशनिंग गाइड की जाती है। अच्छा, अगर पहले हम बात करें शीरख्वार बच्चों की, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी हड्डियां जो है वो भी जरा कमजोर होती हैं और वो नशोनुमा पा रही होती हैं, और एक खास एज के बाद जो है वो स्ट्रॉन्ग उनके मसल्स और बोन्स दोनों होते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। तो उनके लिए जो मालिश वाला जो अमल है, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न माएं वो अक्सर चीज को इग्नोर भी कर देती हैं कि क्या जरूरत है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर बेसिस पे जो घर में ही मालिश होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी बेहतर नशोनुमा के लिए? डिपेंड करता है। बच्चा अगर हेल्दी है, उसे कोई इशू नहीं है, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस तरह के मसाज वो हेल्पफुल होते हैं। लेकिन समटाइम्स मालिश से बच्चे की प्रॉब्लम वर्स हो जाती है। अच्छा। इनके ऐसे बच्चे जो पैदाइशी जिनमें कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह बच्चे पैदा होते वक्त रोते नहीं हैं, तो उनको हाइपोक्सिया हो जाता है और उसकी वजह से उनका ब्रेन का कोई हिस्सा काम करना शुरू कर देता है। एक जनरल कैटेगरी उसे हम सीपी चाइल्ड डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको कोई इशू ब्रेन के अंदर आए, उसके इफेक्ट्स उनके बॉडी के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। स्पास्टिक सीपी कहते हैं। और अगर ऐसे बच्चों की मालिश ज्यादा की जाए तो उसका नुकसान भी होता है। तो मालिश का वैसे कोई फायदा होता है? मसल्स रिलैक्स होते हैं, इससे ज्यादा फायदा नहीं। इससे ज्यादा कोई फायदा बाकी अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रोते हैं, तो माँ कहते हैं जी हंसली गिर गई है, या यहाँ से कोई वो डिसलोकेट हो जाता है कंधा, इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो वो मालिश की वजह से आते हैं, वो गलत तरीके से बच्चे को उठाने की वजह से आते हैं। उसमें मेजर रीजन होती है कि बच्चों को मिस हैंडलिंग की जाती है, उनको गलत तरीके से उठाया जाता है। तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से उठाना चाहिए। आपने जिस तरह क्लेविकल का बताया, ये फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में शोल्डर डिसलोकेशन के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। बच्चों को हाथों से पकड़ के कुछ लोग उठाते हैं तो उनका कंधा निकल जाता है, तो शोल्डर डिसलोकेशन के इश्यूज आते हैं। बच्चे को इस तरीके से उल्टा पुल्टा नहीं उठाना चाहिए कि हाथों से पकड़ के खींच लिया। हम एक टर्म यूज करते हैं माइलस्टोन्स। हर एज के डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं। यानी कि 3 माह का बच्चा है, वो अपनी नेक होल्डिंग स्टार्ट कर देता है, वो उल्टा लेट के अपनी गर्दन ऊपर उठाने लग जाता है। 6 माह का बच्चा है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठना शुरू कर दे और क्रॉलिंग स्टार्ट कर दे। इसी तरह 9 मंथ टू 1 ईयर वो बच्चा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलना शुरू कर दे। इसी तरह 18 माह का बच्चा वो मुख्तलिफ अल्फाज बोलना शुरू कर दे। फिर 2 साल का बच्चा है तो वो मुख्तलिफ सेंटेंस बनाना शुरू कर दे। 3 से 4 अल्फाज वो जोड़कर बात करना शुरू कर दे। मैं ये पूछ रही हूँ कि किस एज तक बच्चे को इस तरह नहीं उठाना चाहिए, जैसे 1 साल तक बच्चा उसके प्रॉपर ग्रोथ तो उसकी चलनी है, लेकिन 1 साल तक बहुत केयर के साथ चलाना है। जैसे जैसे बच्चा एक्टिव होता जाएगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हम बच्चे को अच्छी तरह से इन्वॉल्व भी करते हैं। आपने चेस्ट कंजेशन की बात की कि जब इस तरह हो जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं उसको भी ठीक करने में, और जो सांस का मसला हो जाता है उसको भी बहाल करने में। तो ये जो घरों में माएं मालिश करती हैं, वो खुद से कर सकती हैं या उसके लिए स्पेशल किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है? बहुत अहम सवाल पूछा आपने। इसमें 2 टेक्निक्स हैं। अगर तो बच्चे को इन्फेक्शन सीवियर हो गया है तो उसके लिए तो डेफिनेटली चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट ही करेगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर परकशन करना है। हमारे लंग्स के डिफरेंट लोब्स हैं, उन लोब्स में हम देखते हैं कि कहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा है। स्टेथोस्कोप के साथ समटाइम्स हमें एक्सरे करवा के वो इन्फेक्शन और जो परकशन हमने अप्लाई करनी है वो हम चीज़ें डायग्नोसिस के बाद करते हैं। और अगर बाज़ दफ़ा बच्चे घर में उन्होंने दूध पिया और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसको खाने के 1 घंटे बाद या खाने से पहले माएँ परकशन कर सकती हैं, जिससे उनकी चेस्ट एयरवेज क्लियर हो जाती हैं। कुछ बच्चों के मुंह से दूध बहुत ज्यादा आता है, जो लेते हैं उसके बाद
वो अजीब सा दही टाइप का जो दूध जी, है वो जी, निकालना बिल्कुल। शुरू करते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा निकालते जी। हैं, तो इज इट अ हेल्दी हैबिट, ये होना चाहिए या नहीं? इसमें डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को, अगर वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो इसलिए वो वॉमिट कर देते हैं। अच्छा। तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके लिए हमें मेडिकल प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करना पड़ता है। समझती है कि ये हेल्दी हैबिट है क्योंकि वो पी लिया उसने दूध और अब ये डिफरेंट फॉर्म में क्योंकि उसके मुंह से बाहर आ रहा है, जी, तो जी। it's okay, और उसका जो दूध है वो हजम हो गया किसी है। हद तक ये होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे ये 6 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चे का। 2 साल तक बच्चों को अगर डिफरेंट माइलस्टोन है ना, कुछ बच्चे 1 साल की उम्र में चलना नहीं शुरू करते, हाँ। तो कुछ पेरेंट्स यही समझते हैं कि ये टाइम के हाँ साथ हो जेनेटिक्स जाएगा। है। और कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं। तो दोनों सूरत हाल में हमें एक मॉडरेट लेवल पे कंसल्ट करना चाहिए कि बाज़ दफा बच्चे कुछ टाइम ज्यादा ले जाते हैं, हाँ। लेकिन अगर वो 2 साल 2.5 साल का हो गया और नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि किस हद तक इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है कि चल लेगा या अभी क्रॉलिंग की तरफ आ गया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 1 साल का बच्चा भी चल नहीं रहा होता, वो अभी क्रॉलिंग ही कर रहा होता है और पेरेंट्स इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, पकड़ पकड़ के भी नहीं चल रहा होता है। अगर वो बाकी एक्टिविटीज कर रहा है और उसके लिए समटाइम्स हमें एक बेसिक लेवल का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। अच्छा। उसमें हमें हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए होता है। हीमोग्लोबिन बाद दफा बच्चों की कम हो और उससे उनको बहुत ज्यादा वीकनेस का सामना करना पड़ता है, मसल्स वीकनेस होना शुरू हो जाती है, बोन्स प्रॉपर्ली उनकी स्ट्रेंथन नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनको तो ये कोई कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों के दिमाग में कि हमारे समझते हैं कि हमारा बच्चा अगर डिफरेंट लैंग्वेज में कार्टून देख रहा है तो वो वहां से वर्ड सीख रहा है, और अक्सर बच्चे वो अल्फाज बोलते भी हैं जो वो कार्टून से देख रहे होते हैं या परसीव कर रहे होते हैं, तो माएं समझती हैं कि उसकी लर्निंग हो रही है, लेकिन क्या वो कंफ्यूजन का शिकार है कि वो जो घर में जो लैंग्वेज बोली जा रही है ना वो सही तरीके से बोल पा रहा है और ना वो बोल पा रहा है जो वो सुन रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पे पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को खास तौर पर मॉनिटर करें। हाँ। अगर उनको कार्टून दिखाने हैं ऐसे दिखाएं, उस जुबान के दिखाएं जो घर में बोले जाते हैं। सही। हमारे पाकिस्तानी चैनल्स काफी अच्छे अवेलेबल हैं जो को उर्दू में कार्टून वो नशर कर रहे हैं, तो बच्चों को उन कार्टून की तरफ लेके आए। जो लैंग्वेज चेंज है ये वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छा, ये जो पोस्चर चेंज हो जाता है बच्चों का, हर वक्त गर्दन झुका के स्क्रीन को देखते रहना, फोन को देखते रहना, या कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टीवी के करीब जाकर फिर टीवी देखना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें फिजियोथेरेपी से किस हद तक और किस एज तक रिकवर हो सकती हैं? हम एक टर्म यूज करते हैं काइफोसिस। काइफोसिस जिसमें कमर में खम आ जाता है, हाँ जी। कमर पिछली तरफ बहुत ज्यादा उसमें कर्व आ जाती है, एक्सैजरेटेड थोरैसिक स्पाइन कर्व है। तो इसके लिए हम या तो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल जो होता है ये बच्चों में बाय बर्थ हो सकता है, लेकिन जो फंक्शनल काइफोसिस है ये बच्चों की एक्टिविटीज की वजह से है। सही। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और वो टेबल पे बहुत ज्यादा झुके हुए हैं, कर रहे हैं, हाँ जी। अपना वो हैंड राइटिंग झुक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनको फंक्शनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक इसके है। साथ साथ गैजेट्स यूज करते वक्त अपनी गर्दन को आगे झुकाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ जी। तो उस वजह से भी उनको फंक्शनल काइफोसिस का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो ट्रीटेबल है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके? काइफोसिस है दैट इज ट्रीटेड बाय फिजियोथेरेपी। ठीक। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल है जिसमें स्पाइन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं तो उसके लिए हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सही। वो- यानी अपने बच्चों को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिकवर कर जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है, खास